हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले अथवा मध्यम भी कहते हैं उद्योगों के विषय में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बीच में देख रहे हैं आप, ये लोगो है। इस तरीके से एमएसएमई लिखते हैं। भारत सरकार का लोगो है जो इन लोग का है, सरकारी लोगो। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई जिसको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एंटरप्राइजेस कहते हैं, उद्योग से संबंधित नियमावली एवं कानून बनाने और तथा उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो एक गवर्नमेंट बॉडी है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। यह सेक्टर बहुत अधिक प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड करता है तथा 6,000 से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल से लेकर हाईटेक हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विसेज दोनों सेक्टर्स में कार्यरत एमएसएमई साइज्ड एंटरप्राइजेस अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या एसएसआई रजिस्ट्रेशन, जिसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन कहते हैं, एमएसएमई डी एक्ट 2006 के तहत करवा सकते हैं। एमएसएमई उद्योगों को अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने, जिसे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आज के समय में कहते हैं, सितंबर 2015 से है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। विशेष लोन्स में चार्ज किए जाने वाले इंटरेस्ट का रेट कम होता है। जाहिर सी बात है, भारत में जो भी बुनियादी जो ढांचा है सफलता का या प्रोग्रेस का, वो इकोनॉमी है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम लोग के में बीच में लेन देन रुपए पैसे का पहले बार्टर सिस्टम होता था, अब मुद्रा का है, करेंसी का होगा। तो और हमारे पास विदेशी मुद्रा जितनी आएगी उतनी हमारी इकोनॉमी और हमारी मजबूती बढ़ेगी। तो वो बढ़ने के लिए हमको उद्योग जो है, पहले तो वो तो ग्रो करना होगा। तो उद्योग को ग्रो करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल के लिए कुछ तो पैसा आप अपने आप से लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट की जरूरत हो तो आपको जाहिर सी बात है लोन लेना पड़ता है। तो उन लोन की स्थिति में हमको फिर बाद में ब्याज देना पड़ता है बैंक को या जिससे भी हमने लिया है। तो गवर्नमेंट लोन्स में अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराया है उद्योग आधार का, तो विशेष लोन्स में चार्ज किए जाने वाले इंटरेस्ट का रेट कम होता है। गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार की सब्सिडीज, यानी कि ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ आपको करनी है या कोई मशीन बड़ी सी खरीदनी है, तो उसका 10%, 30% या 40% सरकार देगी और बाकी आपको सिर्फ 60 या 70% ही पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको उसमें भी बचत मिलती है, सब्सिडी मिलती है, जैसे टैक्स सब्सिडी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज इत्यादि। फिर हम देखते हैं एमएसएमई की एक्चुअल डेफिनेशन किस आधार पर बताई गई है। तो एक मिनट, एमएसएमई की डेफिनेशन बताने के लिए हम बताते हैं आपको कि 13/5/2000, ये क्या लिखा है, 13/5/2015 के पूर्व तक भारत की वित्त मंत्री, यानी 13 मई, अभी हम जानते हैं कि अभी पूरे विश्व में कोविड यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ जो है 2019 से जो शुरू हुई थी, जो चाइना से शुरू हुई थी, उसका प्रकोप चल रहा है। तो उसके तहत सरकार, तो उसके तहत क्या है कि उस महामारी, वैश्विक महामारी जिसे पैंडेमिक कहते हैं, उसके तहत हमारे भारत में भी काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा है, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो चाहे लाइफ के क्षेत्र में हो। तो उनको संभालने के लिए कुछ नई डेफिनेशन दी गई है और मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़, जो कि भारत की कुल इकोनॉमी का लगभग 10% है, उतना लोगों को रिलीफ फंड देने का कुल मिला के बोला गया है। तो उसमें वो किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा या लोन दिया जाएगा, उसके तहत एमएसएमई को भी शामिल किया गया है कि उनको भी लोन दिया जाएगा। तो उसके लिए नई डेफिनेशन दी गई है एमएसएमई की। तो वही बोला जा रहा है कि 13 मई 2020 तक के पूर्व तक भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा नई यानी नवीन परिभाषा दिए जाने से पहले एमएसएमई को जिस तरीके से डिफाइन किया जा रहा था, अब हम नेक्स्ट पेज पे आपको वो बताएंगे। एमएसएमई सेक्टर को माइक्रो स्मॉल तथा सूक्ष्म एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एमएसएमई एक्ट 2006 सूक्ष्म लघु तथा मध्यम एंटरप्राइजेस को उनमें होने वाले इन्वेस्टमेंट के बेस पर परिभाषित किया जाता रहा है। पहला क्या है
मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सर्विसेज, यानी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन से जुड़े हुए उद्योगों के प्लांट या एवं मशीनरी पर होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर परिभाषित किया जाता है। और सर्विसेज या सेवा प्रदान करने वाले उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले इक्विपमेंट की खरीद पर होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर परिभाषित किया जाता है। ये एक चार्ट है, ये जो चार्ट है ये 13 मई 2020 की नोटिफिकेशन से पहले तक जो डेफिनेशन लागू थी कि माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम यानी कि सूक्ष्म क्या होता है, लघु उद्योग क्या होता है और मझोला या मध्यम उद्योग क्या होता है वो। तो जो ये आप पहला कॉलम देख रहे हैं, दूसरा कॉलम एक्चुअली देख रहे हैं, तो दूसरे कॉलम में ये है डेफिनेशन और इन्वेस्टमेंट जो है ये मशीनरीज के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए, और ये है सर्विसेज के इक्विपमेंट्स के लिए। दोनों में एक बात खास है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है उसमें लैंड और बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको नहीं गिना जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाता है, सिर्फ प्योर मशीनरी पर ही फोकस किया गया है। तो माइक्रो उद्योग वो उद्योग यानी सूक्ष्म उद्योग वो उद्योग होते हैं जिन मैन्युफैक्चरिंग के केस में जहाँ पर 25 लाख रुपए से कम तक का ही इन्वेस्टमेंट किया गया हो प्लांट और मशीनरी में। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग फॉर एंटरप्राइज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। स्मॉल उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें 25 लाख से अधिक का तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम का होता है। और मीडियम वो होते हैं या होते रहे हैं जिनमें 5 करोड़ से अधिक का तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है मशीनरी खरीदने में या जो भी प्लांट लगाने में, लेकिन वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता है, 10 करोड़ से कम ही का होता है। तो तीन वो है 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। अब सर्विसेज के केस में इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग और एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज लोन्स अप टू ₹1 करोड़, यानी कि इसमें भी जो इक्विपमेंट खरीदना है उसी पे होने वाले इन्वेस्टमेंट को ध्यान से रखा गया है, ना कि लैंड और बिल्डिंग पर होने वाले इन्वेस्टमेंट को उसमें जोड़ा गया है। और हाँ, इसमें 1 करोड़ तक का सर्विसेज के क्षेत्र में लोन मिलता है। ठीक है, लोन मिलता है या लोन लिया हो तो उस केस में भी आपको डेफिनेशन किस तरीके से है कि 10 लाख से अधिक का अगर आपने इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है यानी 10 लाख से कम तक का किया है तो आप माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपने 10 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ से कम का किया है तो आप स्मॉल या लघु उद्योग की कैटेगरी में आएंगे। और आपने 2 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम का किया है, रुपये से कम का किया है, तो आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? तो आप मध्यम या मीडियम इंटरप्राइजेस या उद्योग की कैटेगरी में आएंगे। अब जो नई डेफिनेशन है, डेफिनेशन एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज्ड ऑन 13/5/2020 जो भारत सरकार की ओर से भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बोला है, उसमें क्या है कि रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या किया है कि इन्होंने 2 काम किए हैं। पहला काम ये किया है कि इन्होंने सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को अलग अलग डिफाइन करने की बजाय एक ही में कंबाइन कर दिया है, उनको मतलब एक ही में संयोजित करके उनमें जो इन्वेस्टमेंट है उस बेसिस पे डिफाइन करना, दोनों को एक ही पैमाना कर दिया। दूसरे जो पहले इन्वेस्टमेंट का एक फैक्टर था डिफाइन करने का, इसमें इन्वेस्टमेंट का तो फैक्टर है ही लेकिन साथ में एक टर्नओवर का भी फैक्टर होता है। टर्नओवर यानी जो आपने जो सामान बनाया उसकी कितनी बिक्री की, तो उस बिक्री को उस जो आपने सामान का कारोबार किया तो उसी को ही टर्नओवर बोलते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज के केस में 1 करोड़ से कम का है लेकिन आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से कम का है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज में आएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का है लेकिन आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में आएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का है या उससे कम है लेकिन आपका टर्नओवर जो बिक्री है कारोबार है 100 करोड़ तक का है तो आप मीडियम या मझोले या मध्यम एंटरप्राइजेस उद्योग के कैटेगरी में आएंगे। नई डेफिनेशन
में एक नया टर्म टर्नओवर को इंट्रोड्यूस किया गया है, और नई डेफिनेशन में का जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स के लिए अलग अलग कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं है, उनको आपस में कंबाइन, उसके बदले जहाँ वो क्या कहते हैं, उसके बदले में उसको कंबाइन कर दिया गया है। और किस आधार पर डेफिनेशन दी गई है? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर। तो हम शुरू करते हैं। भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल और एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा एमएसएमई सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखी गई है। माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार बहुत सारी वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी रुपए पैसे देती है, मतलब लोन्स देती है और सब्सिडीज देती है। एमएसएमई के अंतर्गत क्रियाशील सभी उद्योग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर कई लाभ ले सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर के रूप में कराएं या चाहे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। उन्हें अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है, अगर उनको सारी सुविधाएं और लाभ चाहिए, क्योंकि अगर लाभ चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगा। आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या सितंबर 2015 से लागू है एक तरीके से। और उद्योग आधार में आपका आधार कार्ड से आपका जो उद्योग है और आपका नाम वो लिंक किया जाता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन स्टैट्यूटोरी नहीं होता है, यानी कि सांविधिक या रेगुलेटेड बाय लॉ नहीं होता है, मतलब कि ये एकदम अनिवार्य नहीं है, इसलिए वो नहीं है। जो चीज़ आपको जैसे अनिवार्य है, आधार, वैसे तो आधार कार्ड भी नहीं है, लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स, आपकी इनकम होती है तो आपको पैन कार्ड बनाना जिस तरीके से अनिवार्य है, अगर आपको दूसरे देश में जाना है तो आपको पासपोर्ट बनाना जिस तरीके से अनिवार्य है, उस तरीके से ये वाला अनिवार्य नहीं है अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं तो। हालांकि भारत में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से कई प्रकार के लाभ एंटरप्राइजेस को प्राप्त होते हैं। एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। लोन्स की आसान अवेलेबिलिटी, आसानी से लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं मिलती है वो आसानी से प्राप्त होती हैं। कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके जो बिजनेस है, प्लांट है, उसमें प्रति यूनिट जितना भी नॉर्मल क्षेत्र में गवर्नमेंट चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का, उससे कम ही रेट आपको देना पड़ता है अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। टैक्सेस में छूट मिलती है, रिबेट मिलती है। एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत आईपी प्रोटेक्शन पर 50% की डिस्काउंट मिलता है। आईपी प्रोटेक्शन का कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बिजली का सामान बना के उसे बेच रहे हैं तो आपको उसको कायदे से, और खासकर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब भी जो भी कर रहे हैं आप, या एक राज्य से दूसरे राज्य में बोल रहे हैं, तो आपको इनग्रेस प्रोटेक्शन यानी कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, और वो उसकी टेस्टिंग होती है। तो उसकी जो भी फीस होती है, तो अगर आपने एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसकी फीस में आपको 50% की छूट मिलती है। एमएसएमई कॉन्सिलिएशन समाशोधन सेंटर होता है, यानी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है एक राज्य से दूसरे राज्य में, या अपने ही राज्य में किसी भी संस्था से या किसी भी ऑफिशियल से, तो आप उसके लिए वहाँ पर एमएसएमई में वो अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। लो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, यानी कि अगर आपने बैंक में अपना कुछ रुपए जमा किया है अपने एंटरप्राइजेस का, और आप चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप थोड़ा ज़्यादा ही निकाल सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड में सुविधा होती है, तो उस केस में आपको उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी जितना जमा है उससे ज़्यादा निकालना। तो उस ओवरड्राफ्ट में आपको बैंक को भी कुछ फ़ायदा देना पड़ता है, यानी बैंक को भी इंटरेस्ट या ब्याज देना पड़ता है, तो वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वालों को कम देना पड़ता है, कम परसेंटेज पे देना पड़ता है। फिर बैंकिंग लॉज, एक्साइज लॉ और डायरेक्ट टैक्सेस लॉ ने अपनी एग्जाम्पशन यानी जो छूट के प्रावधान हैं उन नोटिफिकेशंस में एमएसएमई शब्द का समायोजन किया है, यानी उसको शामिल किया है। ये सब एग्जाम्पशंस तभी अवेल किया जा सकता है जब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लिया गया हो। एसएसआई रजिस्ट्रेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई एक्ट 2006 के द्वारा एसएसआई रजिस्ट्रेशन, एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम पार्ट 1 और पार्ट 2 से यानी पार्ट 2 से रिप्लेस कर दिया गया था। अब सितंबर 2015 से एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम पार्ट 1 यानी ईएम पार्ट 1 को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। फिर ये ईएम पार्ट 2 यानी एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम पार्ट 2 जो कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के समतुल्य है यानी इक्विवेलेंट है, को यूएएम यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम ने रिप्लेस कर दिया है।
यह एक सेल्फ सर्टिफिकेशन है, यानी कि आप इसमें आपको अपनी जानकारी देनी है और ये माना जाता है कि आपने सच सच जानकारी दी है। सेल्फ सर्टिफिकेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस यूएएम रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार एमएसएमई को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया था, पहले भी बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, ये डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 यानी 1951 के अंतर्गत स्पेसिफाइड फर्स्ट शेड्यूल की वे इंडस्ट्रीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या प्लांट मशीनरी का प्रयोग अपने फाइनल प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन में करती हैं। वे एंटरप्राइजेस जो कि सर्विस रेंडरिंग या प्रोवाइडिंग में लगी हों, ये दूसरी कैटेगरी है, दूसरा क्लास है क्लासिफिकेशन का। मिस्टर नितिन गडकरी इज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मझोले उद्योगों की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। और मिस्टर प्रताप चंद्र सारंगी जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री के सिंस 31 मई 2019 यानी 31 मई 2019 से। एमएसएमई का मिनिस्ट्री का जो मुख्यालय है, यानी कि एमएसएमई मंत्रालय का मुख्यालय एमएसएमई उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है, जिसका पिन कोड 110011 है, यानी कि 110011 है। अक्टूबर 1999 यानी अक्टूबर 1999 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज मंत्रालय का गठन किया गया। सितंबर 2001 में मंत्रालय 2 भागों में विभक्त हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री पहला और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज दूसरा, यानी कि जो कि हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज है, इनको 2 भागों में तोड़ दिया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाली मिनिस्ट्री और एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज वाली मिनिस्ट्री। ठीक है। फोर्ड फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन की रिकमेंडेशंस यानी उनकी अनुशंसा पर 1954 यानी 1954 यानी 1954 में भारत में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसके मैनेजमेंट के अंतर्गत 7 से अधिक अधिकारी एवं 21 स्वायत्त बॉडीज आती थी, यानी 21 स्वायत्त यानी ऑटोनोमस बॉडीज आती थी। ये ऑटोनोमस बॉडीज टूल रूम्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोजेक्ट कम प्रोसेस डेवलपमेंट में लगी हुई थी। तो फिर आगे हम देखते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज जो सर्विसेज देता था वो इस तरह की थी। टेस्टिंग टूल मेंटिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट के लिए सर्विसेज देता था। प्रोजेक्ट एवं प्रोडक्ट प्रोफाइल से तो तैयारियां जो होती थी उसके लिए अपनी सर्विसेज देता था। तकनीकी और प्रबंधकीय परामर्श यानी मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए सजेशन देता था, एडवाइस देता था। निर्यात में सहायता करता था यानी हेल्प इन एक्सपोर्ट्स करता था। और प्रदूषण एवं ऊर्जा ऑडिट यानी पॉल्यूशन एंड एनर्जी ऑडिट करता था। एक आप गाड़ी बना रहे हैं तो गाड़ी का इंजन किस तरीके से लगा है, जो कि कितना एग्जॉस्ट से जो भी निकलता नहीं है धुआं, वो किस तरीके से क्या रेट से निकल रहा है, कितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, तो उस पर वो देखा करता था। स्वयं सरकार को नीति नियमन यानी पॉलिसी मेकिंग में वित्तीय सूचना की सहायता, वित्तीय मतलब मनी रिलेटेड मैटर्स में किस तरीके से सहायता की जा सकती है, कैसा परामर्श दिया जा सकता है, वो करता था ताकि जो भारत में एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सके। केंद्र और राज्य सरकार को भी समन्वयकारी कार्य करता था, यानी कि दोनों के बीच की एक योजक कड़ी था, दोनों के बीच में समन्वय हार्मनी स्थापित करने की कोशिश करता था। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट तो तभी हो सकता है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहाँ पर दोनों मिल के कार्य करें। राज्य सरकार अलग काम कर रही है, अलग भाग रही है, केंद्र सरकार कुछ अलग अपना कर रही है, चाहे जो भी बैकग्राउंड में मोटिव हो पॉलिटिकली या जो भी, तो उससे उस जगह का विकास रुक जाता है और कभी कभी अच्छा नुकसान हो जाता है। तो वो ना हो इसके लिए ये लोग अच्छे से कार्य करते थे। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर यानी एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र नीलोखेरी, इसके विषय में बताया जा रहा है। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर नीलोखेरी भारत सरकार के अधीन हरियाणा
हरियाणा के करनाल जिले में स्थित एक एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी थी। इसकी स्थापना जुलाई 1948 में पाकिस्तान से आए जो कारीगर शरणार्थी थे, उनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग देने से हुई। क्योंकि वहाँ से जो लोग आए वो अपना घर बार छोड़ के आए, तो जाहिर सी बात है बेरोजगार होंगे, तो उनको कुछ काम दिया जाना जरूरी था, रोजगार दे। तो उसके लिए टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, जो कि वहाँ से पाकिस्तान से आया। 1948 जुलाई 1948 में स्थापित हुआ था। वैसे पार्टीशन तो 1947 अगस्त में हुआ था। तो लेकिन आए लोग एक साथ ही नहीं आ गए, धीमे धीमे करते आते गए, तो उनके लिए ये बनाया गया। क्या इसकी स्थापना जुलाई 1948 में पाकिस्तान से आए शरणार्थी कारीगरों को टेक्निकल एवं वोकेशनल ट्रेनिंग देने से हुई। आज यह कारीगरों को कई तरह के प्रशिक्षण देता है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के हाथों में इसका संचालन चला गया। यानी कि पहले ये स्वतंत्र बॉडी रही होगी जो लोगों से फीस भी क्या पता लेती हो, लेकिन अब बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के हाथों में चला गया। इसका एक एक्सटेंशन सेंटर जो है, मतलब इसका एक ब्रांच एक तरीके से कह सकते हैं, सेंट्रल टूल रूम एक्सटेंशन सेंटर के नाम से नीलो खेरी में खुली। यानी कि करनाल पे पहला खुला था, नहीं करनाल में है आज, लेकिन पहले ये जुलाई 1948 में कहीं और खुला रहा।